अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और सुनाएं, मेहनतें हो रही हैं आजकल? आजकल काफ़ी मेहनत हो रही होगी। और घर वाले भी आपके आगे पीछे घूमते रहे होंगे कि हमारा बच्चा जो है वो इतनी पढ़ाई कर रहा है। तो खिदमतें हो रही होंगी आप लोगों की। ऐसा ही है। जी, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? जी बच्चों, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? जी बच्चों, मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बस वही सिलेबस में है। जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ वही है सिलेबस में। नहीं, ये जो हाइड्रोजन एटम वाला है, जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की है, इसमें हमने सिर्फ यही पढ़ना था। क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिटल्स की शेप और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रोटॉन की डिस्कवरी। जी, बोहर्स एटॉमिक मॉडल नहीं है। तो हमने यूनिट नंबर 2 की डिस्कशन की थी। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो हम रीस्केड्यूल करेंगे। शायद हम वो संडे को रखें वो क्लास, जिसमें हम जिसमें हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर सेशन है हमारा, वो क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 का रह गया है। वो हम रीस्केड्यूल करके या संडे को रख लेंगे क्लास। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। वैसे तो पीएमसी सिलेबस में जो है वो यूनिट नंबर 3 जो है वो गैसेस है, यूनिट नंबर 4 लिक्विड्स है, यूनिट नंबर 5 सॉलिड्स है। पर हम यहाँ पर यूनिट नंबर 3 हमने कंबाइन किया है तीनों को। गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, इन तीनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, इन तीनों को हम कंबाइन करके यूनिट नंबर 3 बना रहे हैं। तो इन तीनों का कंबाइन आपका कंबाइन पढ़ेंगे और कंबाइन ही टेस्ट होगा फिर। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज, सबसे पहले हम बात करेंगे गैसेस की। जी, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? मैटर की कितनी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं? हाँ जी, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अच्छा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको तो हम कहते हैं कि ये फेज ट्रांजिशन स्टेट्स है। फेज ट्रांजिशन स्टेट से क्या मुराद है
कि ये तीनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, ये तीनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, जबकि प्लाज्मा जो है वो इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा बनाने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। जब हम गैस को बहुत हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, कम से कम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर जाके प्लाज्मा बनता है। तो सबसे जो सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है, जो सिंपलेस्ट है मैटर की स्टेट, वो है गैस, और सबसे कॉम्प्लेक्स जो है वो प्लाज्मा है। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट स्टेट गैस है और सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेट जो है वो प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा जो है वो फेज ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस ये तीनों फेज ट्रांजिशन स्टेट्स है। अच्छा, वैसे एक फिफ्थ स्टेट भी होती है, मैटर की एक फिफ्थ स्टेट भी होती है। इससे हट के आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि मैटर की एक फिफ्थ स्टेट भी होती है। जिस तरह हम गैस को बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो प्लाज्मा बन जाता है, इसी तरह जब हम सॉलिड को बहुत सॉलिड का भी टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं तो एक फिफ्थ स्टेट आती है, उसको हम कहते हैं बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये यानी कि बहुत लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही है, और इसको हम सुपर एटॉमिक स्टेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एटम्स इतने करीब आ जाते हैं कि वो सारे एटम्स मिलके एक बड़ा एटम बन जाता है, उसको हम सुपर एटॉमिक स्टेट भी कहते हैं। तो खैर ये एक इससे हट के बात थी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, मैटर ने किस स्टेट में एग्जिस्ट करना है ये किस पे डिपेंड करता है? मैटर ने किस स्टेट में एग्जिस्ट करना है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अगर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं तो वो गैस स्टेट है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो वो सॉलिड है। और लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होती हैं, मतलब सॉलिड से वीक होती हैं और गैसेस से स्ट्रॉन्ग होती हैं, सॉलिड से वीक और गैसेस से स्ट्रॉन्ग। तो हम सबसे पहले कुछ गैस की जो मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। हाँ जी, गैस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इनमें। तो जो कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं इनके दरमियान। चूँकि एम्प्टी स्पेसेस होती हैं इसलिए इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और इसीलिए इनकी डेंसिटी कम होती है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो अपवर्ड मूव करता है, इसलिए गैसेस हमें एयर में मिलती हैं। गैस हमेशा अपवर्ड मूव करती है क्योंकि इसकी लो डेंसिटी होती है। अच्छा, गैस के मॉलिक्यूल्स कौन सी मोशन शो करते हैं? जी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गैस के मॉलिक्यूल्स कौन सी मोशन शो करते हैं? रैंडम मोशन। गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन शो करते हैं क्योंकि इनके दरमियान बहुत वीक फोर्सेस हैं, यानी कि इनमें प्यार मोहब्बत बड़ा कम है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो प्यार मोहब्बत है वो बहुत कम है, तो लिहाजा कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता, तो सारे इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। तो ये रैंडम मोशन शो करते हैं और इसको हम हैफेजर्ड मोशन भी कहते हैं, या इसका एक और नाम होता है, इसको हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं हमारे पास जो मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। मोनो एटॉमिक गैसेस, जैसे कि हमारे पास है मोनोटॉमिक गैसेस में हमारे पास आ जाती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये सारी क्या हैं? ये मोनोटॉमिक गैसेस हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास डायटॉमिक हैं या पॉलीटॉमिक गैसेस हैं। पॉली एटॉमिक गैसेस जिसमें तीन, दो या दो से ज़्यादा एटम्स है। पॉली एटॉमिक गैसेस में हमारे पास आते हैं, लेट से कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है। तो ये क्या है हमारे पास? पॉली एटॉमिक गैसेस। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जितनी भी मोनोटॉमिक गैसेस है ना, ये
सिर्फ लेट से हीलियम के अंदर, हमारे पास हीलियम के अंदर सिर्फ हीलियम का एक ही एटम है, हीलियम का सिर्फ एक एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हीलियम का सिर्फ एक एटम जो है वो मूव कर रहा है। तो जब पूरा एक एटम या पूरा एक मॉलिक्यूल मूव करे, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो जो मोनोटॉमिक गैसेस हैं वो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन शो करते हैं, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन किसको कहते हैं, ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ है, जब एक पूरा पार्टिकल मूव करे अपनी जगह से तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब वो उसका पाथ जो है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है ट्रांसलेटरी मोशन में। लेकिन ये जो पॉलीटॉमिक गैसेस हैं हमारे पास, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब ये कार्बन का एटम है सेंटर में, और ये उसके साथ जो है हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं, उसके साथ ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड है। अब ये हमारे पास कार्बन है और ये ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो क्या होगा, एक तो ये सारे पूरा मॉलिक्यूल मूव करेगा तो ये ट्रांसलेटरी मोशन शो कर रहा है, ये पूरा मॉलिक्यूल जब मूव करेगा तो ये ट्रांसलेटरी मोशन शो करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ ये होगा कि जो पॉलीटॉमिक गैसेस हैं, जैसे कि अभी मैंने ड्रॉ किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एक तो इन्होंने ट्रांसलेटरी मोशन शो की, दूसरा इसके साथ साथ अब चूंकि ये कार्बन जो है ना, ये इसका एक्सिस है, कार्बन इसका एक्सिस है, तो ये अपने एक्सिस पे रोटेट भी करेंगे। ये जो पॉलीटॉमिक गैसेस हैं इनका मॉलिक्यूल अपने एक्सिस पे रोटेट भी करेगा, तो ये रोटेटरी मोशन भी शो करेंगे। ठीक है, ये रोटेटरी मोशन भी शो करेंगे। इसके साथ साथ अब चूंकि कार्बन जो है वो इसका सेंटर है, तो ये हमारे पास कार्बन है सेंटर में और इसके साथ ऑक्सीजन है, तो ये चूंकि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है हमारे पास, तो ये जो कार्बन का एटम है, ये जो एटम्स हैं ये वाइब्रेट भी करेंगे, कभी कार्बन इस ऑक्सीजन के करीब आ जाएगा, कभी कार्बन इस ऑक्सीजन के करीब आ जाएगा, तो ये वाइब्रेटरी मोशन भी शो करेंगे। तो जो पॉलीटॉमिक गैसेस हैं वो तीनों मोशंस शो करती हैं, ट्रांसलेटरी मोशन भी, वाइब्रेटरी मोशन भी और रोटेटरी मोशन भी, जबकि जो मोनोटॉमिक गैसेस हैं वो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन शो करती हैं। जी, तो क्वेश्चन है, a monatomic gas can store energy in the form of, जी ऑप्शंस है हमारे पास, ट्रांसलेटरी मोशन, बीटा ऑप्शन है वाइब्रेटरी मोशन, चार्ली ऑप्शन है रोटेटरी मोशन, और डेल्टा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। जी, मोनोटॉमिक गैस कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, मोनोटॉमिक गैस किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगी, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन में, मोनोटॉमिक गैस में सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होती है। सो द राइट आंसर इज अल्फा। अच्छा जी, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, गैस की प्रॉपर्टी क्या है, और गैस की क्या प्रॉपर्टी है कि गैस गैस के मॉलिक्यूल्स को जितनी भी स्पेस मिलती है वो सारी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो क्या गैस का कोई क्या गैस की कोई शेप होती है, गैस का डेफिनेट वॉल्यूम होता है? बेटा अभी हमने बात की है, ये जो मोनोटॉमिक गैस होती है उसके अंदर सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होती है, जबकि पॉलीटॉमिक गैसेस में ट्रांसलेटरी मोशन भी है, वाइब्रेटरी मोशन भी है और रोटेटरी मोशन भी है। हाँ जी, तो गैस का डेफिनेट शेप होती है या डेफिनेट वॉल्यूम होता है? नो, गैस की ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम।
क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स को जितनी भी स्पेस मिलती है वो सारी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अगर एक गैस एक स्मॉल सिलेंडर में है तो उसका वॉल्यूम उस स्मॉल सिलेंडर का होगा। अगर उसी गैस को हम बड़े सिलेंडर में फिल करते हैं तो अब उसका वॉल्यूम बड़े सिलेंडर के जितना हो जाएगा। तो एक गैस का वॉल्यूम वही होता है जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, और एक गैस की शेप शेप भी वही होती है जो सिलेंडर की शेप होती है। तो गैस की ना तो डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। अच्छा, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, और जिस कंटेनर के अंदर होते हैं उस कंटेनर की वॉल पे भी फोर्स अप्लाई करते हैं। उसको हम कहते हैं प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ द गैस क्या होता है? द फोर्स exerted by gas molecules on the walls of the container। अच्छा जी, अब इस प्रेशर का एक खास यूनिट होता है। प्रेशर का यूनिट क्या है? अच्छा, ये जो हमारी एटमॉस्फेयर है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, एयर भी मिक्सचर है गैसेस का। एयर के अंदर नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है, आर्गॉन जो है वो 0.03% है, 0.04% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.09% है। ठीक है, तो ये हमारी एयर की कंपोजिशन है। तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो सी लेवल पे एक प्रेशर अप्लाई कर रही है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारी एटमॉस्फेयर सी लेवल पे जो प्रेशर अप्लाई कर रही है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो है 1 atm। तो 1 atm इसका यूनिट है, एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इसका यूनिट है 1 atm। अच्छा, ये 1 atm किसके इक्वल होता है? 1 atm इक्वल होता है 760 मिलीमीटर मरकरी के। इससे क्या मुराद है? जिस तरह आपने देखा होगा थर्मामीटर, थर्मामीटर के अंदर मरकरी होता है, तो मरकरी जो है वो अपना वॉल्यूम उसका एक्सपैंड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कहता है इसी तरह हमारे पास एक मरकरी कॉलम होता है। तो कहता है अगर हम 1 atm प्रेशर अप्लाई करें तो मरकरी कॉलम जो है वो 760 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। अगर हम 1 atm प्रेशर अप्लाई करें तो मरकरी कॉलम कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 760 मिलीमीटर मरकरी। अब ये जो 760 मिलीमीटर मरकरी है, ये जो मिलीमीटर मरकरी है ये टॉर के बराबर है, तो इसकी जगह हम टॉर भी लिख सकते हैं। तो 1 atm में 760 टॉर है। अच्छा, अगर मैं सेंटीमीटर मरकरी की बात करूं तो 1 atm में कितने सेंटीमीटर मरकरी होंगे? मतलब मिलीमीटर से मुझे सेंटीमीटर में जाना है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आप 10 से डिवाइड करोगे, तो 1 atm में 76 सेंटीमीटर मरकरी होते हैं। जी, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम है, 0.03% है। ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, वो मैंने जल्दी जल्दी में लिख दी थी। तो 1 atm में 76 सेंटीमीटर मरकरी हैं, और 1 atm में 760 और है, 1 atm में 760 मिलीमीटर मरकरी है। अच्छा, इसी तरह एक और यूनिट है जो इंडस्ट्रियलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं। 1 atm जो है वो इक्वल होता है 14.7 psi, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। जी, 1 atm में कितने psi होते हैं? 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एसआई यूनिट में। तो एसआई यूनिट में होता है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 atm में 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है? इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं और पास्कल भी कह सकते हैं। और किलो पास्कल कितना होगा? 1000 से डिवाइड कर देंगे, 101.325 किलो पास्कल। और 1 atm में एक और यूनिट होता है, 1 atm में बार भी होते हैं। तो 1 atm में 1.01325 बार होते हैं। ठीक है, 1 atm में कितने बार होते हैं? 1.01325 बार, इतने बार होते हैं। तो ये थे यूनिट्स प्रेशर के।
क्वेश्चन है 0.1 एटीएम कॉरेस्पॉन्ड्स टू। जी ऑप्शन है हमारे पास 760 मिलीमीटर मरकरी, बीटा ऑप्शन है 14.7 psi, चार्ली ऑप्शन है 0.101325 बार, और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास 101.325 किलो पास्कल। जी 0.1 एटीएम किसके इक्वल है? 0.1 एटीएम कॉरेस्पॉन्ड्स टू। जी 1 एटीएम 1 एटीएम 760 मिलीमीटर मरकरी के होता है, 0.1 नहीं होता, तो ये तो नहीं है। 14.71 के बराबर होता है। 101.325 किलो पास्कल 1 के बराबर होता है। अच्छा 0.1 आपने किया ना, मतलब आप 1 एटीएम से 0.1 पे आए हो, तो आपने 10 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आपने 10 से डिवाइड कर दिया है, तो बार को भी 10 से डिवाइड कर दो। बार को भी अगर आप 10 से डिवाइड करोगे वो हो जाएगा 0.101325 बार। सो द राइट आंसर इज चार्ली। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस। क्योंकि हम पोस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं, तो पहले हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के भी पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के सिर्फ पोस्टुलेट्स हैं। जी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी? ये प्रेजेंट की थी बर्नौली ने। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्रेजेंट की थी बर्नौली ने, और इसके बाद इससे काइनेटिक इक्वेशन डिराइव की थी क्लॉजियस। आर जे क्लॉजियस ने डिराइव की थी काइनेटिक इक्वेशन। और काइनेटिक इक्वेशन क्या है? पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 mn c बार स्क्वायर। इसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्योंकि किसी भी सिस्टम के अंदर तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कम होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, हम उनकी वेलोसिटीज़ का एवरेज ले लेते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ से अब आपने इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाया, और सब्जेक्ट जब आपने बना लिया तो फिर आपने इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लिया। तो जब आपने इसका अंडर रूट ले लिया तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास CRMS। इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल है √3 RT/m के। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके इक्वल है? √3 RT/m। जी क्वेश्चन है चार्ली है √3p/d, और डेल्टा है ऑल ऑफ दीस। जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू CRMS? CRMS किसके इक्वल है? बेटा ये CRMS का फार्मूला आपने याद करना है। ये डिराइव किया गया है फार्मूला। CRMS का ये फार्मूला आपने याद रखना है। CRMS इज इक्वल्स टू √3 RT/m। जी तो मुझे लग रहा है आज आपको सवाब मिलेगा। मैंने कहा क्यों ना आज आपको सवाब दे ही दें हम।
बेटा पीएमसी में ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे इजी क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। कुछ बच्चे इसको अल्फ़ा भी कर देंगे, लेकिन चूंकि ये ऑल था ना, तो ऑल था तो फिर सबने सवाब तो कमाना था, लेकिन इस बार आपको वाकई सवाब मिल गया। ये ऑल ऑफ दीज है। वो कैसे? सारे कैसे हैं? अंडर रूट 3 RT/m तो है, तो हमें पता है कि पीवी किसके इक्वल होता है? एनआरटी के। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये जनरल गैस इक्वेशन है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लें तो पीवी इक्वल आ जाएगा आरटी के। तो इस इक्वेशन में हम आरटी की जगह पीवी पुट कर देंगे, तो CRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3 PV/m। तो ये रिलेशनशिप भी आ गया। और फिर अब इसी इक्वेशन में मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर को भी मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा और डिनोमिनेटर को भी मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा। न्यूमरेटर में वॉल्यूम वॉल्यूम से कट गया, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया? CRMS इज इक्वल टू अंडर रूट, इधर ऊपर रह गया सिर्फ 3P, और नीचे क्या है? मैस ओवर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? डेंसिटी के। तो ये तीनों रिलेशन है CRMS के, अंडर रूट 3 RT/m, अंडर रूट 3 PV/m एंड अंडर रूट 3P/d। अच्छा, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मैस के। अगर मैस ज़्यादा है किसी गैस का तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, या मैस कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है। और सेम यही रिलेशन है इसका डेंसिटी के साथ। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है। ठीक है जी। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग gases has the lowest, which of the following gas होगा has the lowest RMS velocity at 25 डिग्री सेंटीग्रेड? ऑप्शंस हैं SO2, बीटा है N2, चार्ली है O2, डेल्टा है Cl2। इनमें से किस गैस की CRMS सबसे कम होगी? जी, जिस गैस का मास सबसे ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना है? सल्फर डाइऑक्साइड है जी 64, नाइट्रोजन 28, 32 और ये है 71। सो द राइट आंसर इज डेल्टा, जिसका मास सबसे ज़्यादा उसकी वेलोसिटी सबसे कम। ठीक है, तो ये था जी मीन स्क्वायर वेलोसिटी के हवाले से, CRMS के हवाले से। अब इसके बाद एक और था साइंटिस्ट, उसने क्या किया था? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने लॉ दिया था, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। क्यों लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी से क्या मुराद है? क्योंकि हमने बात की कि किसी भी सिस्टम के अंदर तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती, कुछ की वेलोसिटी कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। तो ये उसने बात की थी कि वेलोसिटी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। और इसके बाद था बोल्ट्जमैन, उसने दिया था लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। बोल्ट्जमैन, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। और चूंकि एनर्जी भी सेम नहीं होती तमाम मॉलिक्यूल्स की, तो इसलिए इसने लॉ दिया था, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, बोल्ट्जमैन ने। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हम पोस्टुलेट्स की तरफ आते हैं जी। पहला पोस्टुलेट क्या है? एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हर गैस बेशुमार टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है। उन टाइनी पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, हर गैस टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है, उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। सेकंड, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम मोशन शो करते हैं, हैफेजर्ड मैनर में मूव करते हैं।
और ये कोलाइड करते रहते हैं और ये कोलाइड करके अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। और नेक्स्ट है, इनके दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस हैं। ठीक है। फोर्थ क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड करते हैं, जिस कंटेनर के अंदर होते हैं, जिस कंटेनर के अंदर होते हैं उसकी वॉल पे भी फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रेशर ऑफ द गैस। और गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन्स होती हैं वो इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं, तो इनके दरमियान इलास्टिक कोलिजन्स है। और ये पॉइंट है बेसिकली आइडियल गैस के लिए। ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस। तो इलास्टिक कोलिजन्स आइडियल गैस में होती हैं, तो ये पॉइंट आइडियल गैस के लिए। नॉन आइडियल गैस यानी कि जो रियल गैसेस होती हैं उनमें इन इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं। जो पॉइंट नंबर 5 है वो भी आइडियल गैस के लिए है। देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स बड़े छोटे होते हैं। देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स, तो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। जबकि हम पढ़ रहे हैं कि गैस में तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, वीक होती हैं पर होती हैं। ये कह रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्यार मोहब्बत है ही नहीं है, सिरे से नहीं है। तो ये बात है सिर्फ आइडियल के लिए। तो इसको करेक्ट किया था रियल गैस के लिए किसने बनाया था, किसने? वेंडर वॉल्स ने। ये हम पढ़ेंगे वेंडर वॉल्स इक्वेशन। सिक्स्थ है द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस is negligible as compared to the volume of the container या volume of the vessel। अच्छा, गैस का वॉल्यूम वही होता है, गैस का वॉल्यूम वही होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। लेट्स से ये हमारे पास एक कंटेनर में गैस है, और कंटेनर के अंदर ही ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। ठीक है। ये कंटेनर में हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन कहता है अगर हम इन गैस के मॉलिक्यूल्स को एक जगह इकट्ठा कर लें, एक्यूमुलेट कर लें, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बना है इसको हम कह रहे हैं कि ये एक्चुअल वॉल्यूम है। दिस इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो कहता है ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है ये पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल है। ये बात भी ठीक है सिर्फ आइडियल के लिए, नॉन आइडियल के लिए ये बात ठीक नहीं है। तो इसको करेक्ट किया है वेंडर वॉल्स ने, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता इन रियल गैस। सेवेंथ पॉइंट है कि जो ग्रेविटी का इफेक्ट है गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो नेग्लिजिबल है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन्स इतनी ज़्यादा हैं कि ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल है। और एट्थ पॉइंट है, एट्थ आखिरी पॉस्टुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। अच्छा, ये बात लिक्विड्स पे भी अप्लाई होगी। ठीक है, ये बात लिक्विड्स पे भी अप्लाई होगी। मतलब टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स।
यानी कि मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है ई काइनेटिक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है इसका हम जिक्र करेंगे। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर? यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है गैस और लिक्विड्स के केस में। गैस और लिक्विड्स के केस में ये बात अप्लाई होगी कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने से, गैस और लिक्विड्स के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं तो फिर उससे मुराद होता है कि उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन सॉलिड्स के केस में जब आप टेम्परेचर की बात करते हो तो सॉलिड्स के केस में एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो चूंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं ना करते, उनके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे रह के टू एंड फ्रो मूव करते हैं, तो उनके अंदर टेम्परेचर जो है वो मैयर होता है एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का। तो ये बात आपने याद रखनी है, गैसेस और लिक्विड्स में टेम्परेचर इज द मैयर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जबकि सॉलिड्स के केस में टेम्परेचर इज द मैयर ऑफ एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जी क्वेश्चन है a gas initially at 27 degrees centigrade is heated up to 327 degree centigrade. Its average kinetic energy will be. जी ऑप्शंस है हमारे पास, डबल्ड, 4 times, 300 times, डेल्टा, 327 times। जी बच्चों, मैथ्स नहीं ना आता आप लोगों को? मैथ्स नहीं ना आता आपको? जी आप कहोगे सर इसलिए तो हम बायो में आए हैं। मैथ्स नहीं आता तो बायो में आए हैं ना। अच्छा, आप लोग समझ रहे हो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे गए हैं तो हमने 300 टाइम्स टेम्परेचर बढ़ाया है, ऐसे किया है? नहीं, हमने 300 ऐड किया है उसके अंदर, 300 से मल्टीप्लाई नहीं किया। 27 से जब हम 327 पे गए हैं तो हमने 300 ऐड किया है, 300 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा, और दूसरी बात कि यहाँ पर हम जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे ना टेम्परेचर की, टेम्परेचर हमेशा आपने केल्विन में लेना है।
अभी हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, उसमें हम टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। तो जब भी आपने टेम्परेचर के से रिलेटेड कैलकुलेशंस करनी है तो आपने टेम्परेचर को लेना है केल्विन में। तो केल्विन में करने के लिए 273 ऐड करते हैं। तो 227 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दें तो ये 300 केल्विन होता है। और 327 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दें तो ये 600 केल्विन होता है। तो हमने टेम्परेचर क्या किया, डबल किया, 300 से 600 केल्विन किया है। तो अगर आपने टेम्परेचर डबल किया है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर आपने टेम्परेचर डबल किया है तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। सो द राइट आंसर इज अल्फा। डबल, डबल, स्क्वायर नहीं है उसके ऊपर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डबल कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। अगर टेम्परेचर हाफ कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ होगी। टेम्परेचर 4 टाइम्स करोगे काइनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम्स होगी। डेंसिटी भी बस आपने मास के अकॉर्डिंग ही देखनी होती है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। बस आपने मोलर मास को ही देखना है। अगर डेंसिटी का भी जिक्र आए तब भी आपने मोलर मास को ही देखना है। अच्छा जी, ये थे जी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स। इसमें सेवन्थ पॉइंट ये था कि ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी का जो इफेक्ट है ना मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वो ना होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स इतनी इतनी जोर से आपस में कोलाइड करते हैं, या उनमें कोलिजन्स इतनी एनर्जेटिक हैं कि ग्रेविटी का इफेक्ट उसके ऊपर ना होने के बराबर है। पॉइंट नंबर 6 में हम ये कह रहे हैं कि पूरे कंटेनर का, ये पूरा कंटेनर है हमारे पास, और कंटेनर के अंदर ही हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम इस गैस के मॉलिक्यूल्स को एक जगह इकट्ठा कर लें ना, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम है। ये एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का। तो ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है ना मॉलिक्यूल्स का, ये पूरे कंटेनर के मुकाबले में, ये पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। तो ये बात है आइडियल के लिए। नॉन आइडियल के लिए ये ठीक नहीं है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस। वॉयलेशन वाले तीन हैं, तीन तीन इसमें जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं ना, उसमें तीन पॉइंट्स वॉयलेट कर रहे हैं। एक तो एक्चुअल वॉल्यूम वाला, ये बात आइडियल के लिए है। दूसरा, देर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये बात भी आइडियल के लिए है। और तीसरा, इलास्टिक कोलिजन्स, तो ये भी आइडियल के लिए है। तो नॉन आइडियल में इन इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं। जी बेटा, मैंने पॉइंट नंबर 7 रिपीट कर दिया है कि ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि उनके दरमियान कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। कोलिजन्स की वजह से ग्रेविटी जो है उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे गैस लॉज। बेटा, डबल के अलावा या हाफ के अलावा आपको वैल्यू ऐसी ही दी जाएगी जिससे आपने कैलकुलेट करना होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी आप टेम्परेचर आप जितने टाइम्स इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, काइनेटिक एनर्जी उतने टाइम्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। बेटा, आप नमाज पढ़ लो, बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लेना। जी, अब हम पढ़ेंगे गैस लॉस।
तो गैस लॉज में पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। जी, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस is inversely proportional to the applied pressure at constant temperature। इस दौरान आपने टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड प्रेशर के, यानी कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एंड नंबर ऑफ मोल्स, इसमें नंबर ऑफ मोल्स को भी हमने कांस्टेंट रखना होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करके हम इक्वल्स और कांस्टेंट लेके आए हैं के, और ये पी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया वी के साथ, तो पी वी इज इक्वल्स टू के। ये एक और टर्म है बॉयल्स लॉ की, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जब भी आप प्रेशर चेंज करते हो तो वॉल्यूम इस तरह चेंज होता है कि पी वी फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि पी वन वी वन इक्वल होता है पी टू वी टू के, ठीक है। पी वन वी वन इक्वल होता है पी टू वी टू के। तो इस ये भी आपको क्वेश्चन में आ जाता है, कोई तीन चीज़ें आपको गिवन होती हैं, आपने फोर्थ इसकी जो है वो फाइंड आउट करना होता है। फोर्थ जो वेरिएबल है उसको आपने फाइंड आउट करना होता है। पी वन वी वन इक्वल होता है पी टू वी टू के। अच्छा, अगर हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करें, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। जी, तो हम किसके दरमियान ग्राफ बनाएंगे? हम ग्राफ किसके दरमियान बनाएंगे? वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। अच्छा, हमारे पास जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट, इन दोनों में से डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है? जी, वॉल्यूम और प्रेशर में, वॉल्यूम और प्रेशर में डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है? जी, डिपेंडेंट वो होता है जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो जब हम प्रेशर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है, मतलब प्रेशर इंडिपेंडेंट है, प्रेशर इंडिपेंडेंट है और वॉल्यूम डिपेंडेंट है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना वो हम लेते हैं वाई एक्सिस पे, तो वॉल्यूम हम लेंगे वाई एक्सिस पे और प्रेशर हम लेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट है वो आप लेते हो एक्स एक्सिस पे, डिपेंडेंट आप लेते हो वाई एक्सिस पे। तो वॉल्यूम और प्रेशर हमने लिया, और जब भी दो वेरिएबल्स के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप होगा, जब भी दो वेरिएबल्स के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप होगा तो हमेशा हमारे पास एक कर्व आएगी। सॉरी, कर्व थोड़ी सी ख़राब हो गई, ठीक है। तो हमेशा हमारे पास एक कर्व आती है, इस कर्व को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब हीट, क्योंकि इस दौरान हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, इसलिए हम इसको आइसोथर्म कह रहे हैं।
अच्छा, लेट से ये ग्राफ हमने बनाया था टेम्परेचर T1 पे, और T1 था जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने क्या किया, इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए हम। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाने के बाद फिर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, और 25 कांस्टेंट करने के बाद हमने फिर से नया ग्राफ बनाया। तो अब जो ग्राफ है ना, नया ग्राफ, वो दोनों एक्सिस से अवे मूव कर गया। ऐसा क्यों हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद हमने उस टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया और फिर से नया ग्राफ बनाया, तो वो जो ग्राफ है अब दोनों एक्सिस से अवे मूव कर गया। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ये चार्ल्स लॉ है, हम पढ़ेंगे। तो पहले वॉल्यूम की वैल्यू थी ये, तो चूंकि अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो अब वॉल्यूम की वैल्यू हो गई है ये। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अच्छा, प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशनशिप है, ऐसा ही है। तो अगर मैं प्रेशर इधर कर दूं, वॉल्यूम इधर कर दूं, तो कोई मसला तो नहीं है? अगर हम प्रेशर इधर कर दें और वॉल्यूम इधर कर दें तो कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन प्रेशर और 1/v में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्रेशर और 1/v में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जी, क्या मसला है जी? इन दोनों की पोजीशन चेंज करने से क्या मसला है? यूनिट ऑफ के वही आएगा, तब भी वॉल्यूम इधर आके प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस केस में भी वॉल्यूम इधर आके प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो तब भी पीवी इज इक्वल्स टू के आएगा। वो तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो तो खुद आपने ख्याल करना है ना, कि आपने किसको कहाँ लेना है, डिपेंडेंट को कहाँ लेना है और इंडिपेंडेंट को कहाँ लेना है। वो आप खुद चेंज कर दोगे फिर आप। वैसे यहाँ पर कोई मसला नहीं है। तो प्रेशर और 1/v में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे बिटवीन प्रेशर एंड 1/v। तो अब चूंकि अब आपकी मर्ज़ी है, चूंकि हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो हम 1/v ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे और प्रेशर हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पे। वैसे इसको हम इधर भी ले सकते थे, इसमें कोई मसला नहीं है। अब चूंकि प्रेशर और 1/v में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लेट से ये ग्राफ हमने बनाया था टेम्परेचर T1 पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हम इसमें भी ऐसा करेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करके एक नया ग्राफ बनाएंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और फिर से नया ग्राफ बनाएंगे। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करके नया ग्राफ बनाएंगे, तो ये जो ग्राफ है ये प्रेशर एक्सिस की तरफ मूव कर जाएगा। ये टेम्परेचर T2 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ग्राफ प्रेशर एक्सिस की तरफ क्यों मूव कर गया? जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करके नया ग्राफ बनाया तो ये प्रेशर एक्सिस की तरफ क्यों मूव कर गया? बेटा अब हमने 1/v जो है, बेसिकली ये वॉल्यूम का हमने रेसिप्रोकल लिया था ना, तो वो हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया। वैसे कोई मसला नहीं है, आप उधर भी ले सकते हो। आप 1/v को वाई एक्सिस पे ले लेते और प्रेशर को एक्स एक्सिस पे ले लेते, तो कोई मसला नहीं था। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ग्राफ प्रेशर एक्सिस की तरफ क्यों मूव कर गया? हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से, लेट से पहले वॉल्यूम था 2, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम हो गया 4, लेकिन 1/v डिक्रीज होता है। जैसे कि पहले 1/v था, यानी कि 1/2 था, फिर वो 1/4 हो गया। तो 1/2 बड़ी वैल्यू है, 1/4 छोटी वैल्यू है।
तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन 1/v कम हो जाता है, तो इसलिए वो प्रेशर एक्सेस की तरफ मूव कर गया। ये देखो, पहले 1/v की वैल्यू ये थी हमारे पास, लेट से ये थी 6, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से 1/v की वैल्यू कम हो गई, तो अब उसकी वैल्यू ये आ गई, तो अब उसकी वैल्यू होगी लेट से 4। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, लेकिन 1/v कम हो गया। अब हम एक थर्ड ग्राफ बनाएंगे, बिटवीन पीवी एंड पी। हम कह रहे हैं कि पीवी फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहता है, पीवी की वैल्यू चेंज नहीं होती, पीवी इज इक्वल्स टू के। आप प्रेशर जैसे मर्जी चेंज करो, पीवी की वैल्यू चेंज नहीं होती, पीवी कांस्टेंट रहता है। तो हम पीवी चूंकि डिपेंड कर रहा है, तो पीवी हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, यहाँ पर हमारे पास पीवी है, और प्रेशर हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, इस तरफ हमारे पास आ गया प्रेशर। तो लेफ्ट टू राइट हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे। सपोज हमारे पास पीवी की वैल्यू है 2, ये वैल्यू है हमारे पास 2, तो लेफ्ट टू राइट हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, लेकिन पीवी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, पीवी की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, 2 ही रहेगी। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। ठीक है, तो पीवी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। तो ये था जी बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। जी, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस is directly proportional to the absolute temperature। जी, चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, एब्सोल्यूट का वर्ड इस्तेमाल किया है, क्यों इस्तेमाल किया अभी हम जिक्र करते हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसमें प्रेशर भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। अच्छा, एब्सोल्यूट का वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ है, अभी हम इसको जिक्र करते हैं। सिर्फ टेम्परेचर का वर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ, एब्सोल्यूट का वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्यों? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जी बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज क्यों होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम क्यों डिक्रीज होगा? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं करनी। ले, डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से बच्चे बड़ा मासूमाना जवाब देते हैं कि सर डायरेक्टली रिलेशन है ना, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। बच्चों का जवाब बहुत ही मासूम होता है। जी, इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक मैं पूछ रहा था। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनके दरमियान कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगी, कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगी तो वो एक दूसरे से दूर होंगे, दूर होंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करके हम इक्वल्स और कांस्टेंट लेके आए हैं, दैट इज के वी इज इक्वल्स टू के टी, और टेम्परेचर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो v ओवर t एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि v1 ओवर t1 इक्वल होता है v2 ओवर t2 के। अच्छा जी, अब टेम्परेचर को मेजर करने के 3 स्केल्स हैं,
टेम्परेचर को मेजर करने के हमारे पास 3 स्केल्स हैं, डिग्री सेंटीग्रेड भी है, केल्विन भी है और फ़ारेनहाइट भी है। तो चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ केल्विन स्केल के लिए। चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू केल्विन स्केल। चार्ल्स लॉ सिर्फ केल्विन स्केल पे अप्लाई होता है, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो जब भी आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी है तो आपने टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लेना है। और जब भी हम टेम्परेचर केल्विन में लेंगे ना, उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। एब्सोल्यूट का वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब आप टेम्परेचर केल्विन में लोगे तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? हर वो टेम्परेचर जो केल्विन के अंदर होगा उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। अगर वो सेंटीग्रेड में होगा या फ़ारेनहाइट में होगा तो फिर वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है। तो इसलिए उसने कह दिया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी कि वो टेम्परेचर जो केल्विन में है। ठीक है, क्लियर है जी? क्वेश्चन है? वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी is 10 dm cube at what temperature its volume become 30 dm cube keeping pressure constant। ऑप्शंस हैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 819 डिग्री सेंटीग्रेड, 819 केल्विन और डेल्टा है 3 केल्विन। एसटीपी कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को। तो इसमें टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 atm। अभी हम एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करेंगे। बेटा इसमें पूरा चैप्टर हमने नहीं पढ़ना, जो टॉपिक्स पीएमसी सिलेबस में हैं हम वो पढ़ेंगे। तो जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस आपने वही तैयार करना है। जी बच्चों, एक गैस का वॉल्यूम है 10 डीएम क्यूब एसटीपी पे, तो किस टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम 30 डीएम क्यूब हो जाएगा? जी, एसटीपी पे टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास? 273 केल्विन। प्रेशर तो कांस्टेंट है। अच्छा, वॉल्यूम हमने कितने टाइम्स इंक्रीज किया? 3 टाइम्स। वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज किया? 3 टाइम्स। तो टेम्परेचर को भी 3 टाइम्स इंक्रीज कर दो। तो 273 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 ज़ार 9, 3 7 ज़ार 21, 2 3 2 ज़ार 6, 819 केल्विन। सो द राइट आंसर इज चार्ली। जी ठीक है, चूंकि हमने वॉल्यूम 3 टाइम्स इंक्रीज किया है तो इसका मतलब आप टेम्परेचर भी 3 टाइम्स इंक्रीज कर दो। तो 273 को ठीक है, 273 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 819 केल्विन। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएं, बेटा इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हमने वॉल्यूम कितना किया है। पहले वॉल्यूम था 10 डीएम क्यूब, नया वॉल्यूम हमें कितना चाहिए? 30। तो 10 से 30 पे आने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो टेम्परेचर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
273 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 819 केल्विन। जी जी आप नमाज पढ़ें आप। अच्छा तो अब हम क्वेश्चन ये था कि अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो इसका मतलब है अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएं तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, अल्टीमेट एक टेम्परेचर आएगा कि जब वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक गैस का वॉल्यूम ज़ीरो कर दें? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक गैस तो एग्जिस्ट करती हो लेकिन उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो? नो। क्योंकि जब हम किसी गैस का टेम्परेचर कम कर रहे होते हैं ना, तो बेसिकली हम उसको कूल कर रहे होते हैं। तो जब हम गैस को कूल करते हैं तो वो तो लिक्विड में चेंज हो जाती है, वो गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो हम ऐसा टेम्परेचर अचीव ही नहीं कर पाते जिस पे किसी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, क्योंकि उस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले वो गैस लिक्विफाई हो जाती है। तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर at which the volume of the gas becomes zero। ये एक ख्याली टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हम कभी भी अचीव नहीं कर पाते। ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, ख्याली टेम्परेचर है जिस पे किसी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। और ये है, और ये कितना होता है सेंटीग्रेड में? ये होता है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में ये होता है 0 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में ये होता है -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है सेंटीग्रेड में? -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में 0 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इतना टेम्परेचर हम अचीव ही नहीं कर पाते, इतना टेम्परेचर हम कभी भी अचीव नहीं कर पाते। मतलब साइंस ने जो सबसे कम टेम्परेचर अचीव किया है ना अब तक, वो है 10⁻⁵ साइंटिस्ट ने जो अब तक सबसे कम टेम्परेचर अचीव किया है वो है 10⁻⁵ यानी कि ये 0.00001 है। बेटा ये बहुत कम टेम्परेचर है, ये बहुत लो टेम्परेचर है। जी तो क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following temperature can never exist? इनमें से कौन सा टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं कर सकता? -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 केल्विन, चार्ली, -1 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। जी इनमें से कौन सा टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता? जी -1 डिग्री सेंटीग्रेड हम अचीव कर लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही है ना -1। और -1 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हम अचीव कर लेते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि सबसे कम जो केल्विन में टेम्परेचर जो हमने सबसे कम अचीव किया है ना केल्विन में, वो है 0.00001 केल्विन। तो -1 केल्विन हम कभी भी अचीव नहीं कर पाते, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। -1 केल्विन एग्जिस्ट नहीं करता।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी ऑल ऑफ दीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इनमें से कौन सा टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज हैं। कमाई जो आप सवाब, लेकिन कभी कभी सवाब कमाने के चक्कर में ना गुनाह भी मिल जाता है, अगर आप गलत रास्ते से सवाब कमाने की कोशिश करो तो इस केस में आपको गुनाह मिल गया। तो ये है 0 केल्विन। आंसर इज बीटा, 0 केल्विन, नॉट डेल्टा। एब्सोल्यूट जीरो नहीं पूछा उसने आपसे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसने ये नहीं पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो होता तो ऑल ऑफ दीज होता। वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो होता है जो केल्विन के अंदर होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो होता है जो केल्विन में होता है। अगर उसने पूछा होता ना एब्सोल्यूट जीरो, फिर ऑल ऑफ दीज होगा। क्लियर है? जी मैंने बता दिया एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में क्या फर्क है। एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जिसपे किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, और वो सेंटीग्रेड में है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में है 0 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में है -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो केल्विन के अंदर होता है। ओके जी, अब हम तीसरा लॉ पढ़ेंगे, एवोगैड्रोस लॉ। हाँ जी, व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ? Volume is directly proportional to number of moles of the gas at constant temperature and number of moles constant temperature and pressure। टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है आपने और प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है आपने। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के, यानी कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वो कैसे? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स कम करोगे तो मॉलिक्यूल्स कम होंगे, मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। इसकी एक और स्टेटमेंट भी है। इसकी एक और स्टेटमेंट क्या है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस at same temperature and pressure contain equal number of molecules। equal volume of all the ideal gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules। लेट्स से हमारे पास दो गैसेस हैं, एक है हाइड्रोजन गैस एसटीपी पे, और हाइड्रोजन गैस का मोलर मास होता है 2 ग्राम, ये 1 मोल के बराबर है। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23, और इसका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 DM क्यूब।
और हमारे पास ये दूसरी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये भी एसटीपी पे है, इसका मोलर मास है 32 ग्राम और ये 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻³ और इसका भी वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 DM³ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इन दो गैसेस का वॉल्यूम सेम है, तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है। तो अगर दो गैसेस हैं हमारे पास, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, या अगर दोनों के मॉलिक्यूल्स सेम है तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा। ये बात हमने मोल्स वाले चैप्टर में भी की थी, चैप्टर नंबर 1 में भी की थी ये हमने। एसटीपी पे अगर दो डिफरेंट गैसेस हैं, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, या अगर दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इन तीनों लॉज को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी जनरल गैस इक्वेशन, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। जी, इन तीनों लॉज को हम, नहीं आज गैस का चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, बस ये आइडियल गैस कांस्टेंट तक होगा। कल हम कोशिश करेंगे कि गैस का ख़त्म करके साथ लिक्विड्स को शुरू कर दें। नहीं, चार्ल्स लॉ का ग्राफ जो है, चार्ल्स लॉ का जो ग्राफ है उसमें आप ग्राफ बनाते हो टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान। तो ये हमारे पास एक नेगेटिव, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरफ हम ले रहे हैं टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं वॉल्यूम। सो इस तरह ग्राफ जाता है इसका। तो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका इसका जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। चार्ल्स लॉ का जो ग्राफ है ये ओरिजिन से, यहाँ से पास नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़ीरो करना होता है तो ये पीछे बैक लेके जाते हैं, तो ये -273.15 या 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। तो बस ये आपने याद रखना है कि ये इसका ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से नहीं पास कर रहा। अच्छा जी, अब है जी जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। हमने 3 लॉज पढ़े हैं, इन तीनों लॉज को हम कंबाइन कर देंगे। पहला हमने क्या पढ़ा? बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और फिर हमने पढ़ा एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम इन तीनों लॉज को कंबाइन कर दें तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के और टी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करके कांस्टेंट लेके आएंगे आर, और फिर ये जो P है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा V के साथ, तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन आ जाएगी। ये P इधर आके वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PV इज इक्वल्स टू nRT। दिस इज दी जनरल गैस इक्वेशन, और इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं क्योंकि ये आइडियल गैस के लिए है। रियल गैसेस यानी कि नॉन आइडियल गैस के लिए वेंडर वॉल्स ने इक्वेशन बनाई थी, इसमें से करेक्शन की थी उसने, हम उसको डिस्कस करेंगे। प्रेशर करेक्शन की थी और वॉल्यूम करेक्शन की थी। PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर आप गैस का 1 मोल ले लो, अगर आप नंबर ऑफ मोल 1 ले लो तो PV इज इक्वल्स टू RT हो जाएगा। तो यहां से आपने R को सब्जेक्ट बनाना है। किसको सब्जेक्ट बनाना है? R। ये R क्या है हमारे पास? जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट। अभी हम इसके यूनिट्स डिराइव करेंगे। तो इस R को सब्जेक्ट बनाना है आपने। तो R किसके इक्वल आएगा? ये टेम्परेचर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू PV ओवर T। तो PV ओवर T एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि P1 V1 ओवर T1
इज इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2। ठीक है, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2। अब हम R के यूनिट्स डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है, if both temperature and volume of a gas are doubled, the pressure जी ऑप्शंस है doubled, is reduced to half, remains unchanged, और डेल्टा है increases 4 times। जी अगर आप टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों को डबल कर दो तो प्रेशर क्या होगा? जी तो ये आपने फाइंड आउट करना है यहीं से, जनरल गैस इक्वेशन से। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना, तो आपने सिर्फ प्रेशर के ऊपर इफेक्ट देखना है, तो वॉल्यूम इधर लाके डिवाइड कर दो, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू एन आर टी ओवर वॉल्यूम। तो आपने टेम्परेचर को भी डबल कर दिया, वॉल्यूम को भी डबल कर दिया, तो फिर ये टू टू से कट गया, तो वो दोबारा वहीं पर आ गया, तो प्रेशर जो है वो अनचेंज रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। सो द राइट आंसर इज चार्ली। अच्छा, अब हम आइडियल गैस कांस्टेंट के यूनिट्स पढ़ेंगे, यूनिट्स ऑफ आर, आइडियल गैस कांस्टेंट। तो पहले हम यूनिट्स पढ़ेंगे इसके एसटीपी में। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या होती है? आर किसके इक्वल होता है? पीवी ओवर एनटी के। तो एसटीपी में जो प्रेशर है वो होता है 180 एम, वॉल्यूम होता है 22.414 डी एम क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स हम 1 मोल कंसिडर करेंगे, और टेम्परेचर है 273 केल्विन। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे, तो R इज इक्वल्स टू प्रेशर है 180 एम, वॉल्यूम है 22.414 डी एम क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स है 1 मोल, और टेम्परेचर है 273 केल्विन। ये सारी वैल्यूज सॉल्व करके आंसर आता है 0.0821। ATM एज इट इज़ आ जाएगा, ये DM क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे है पर मोल पर केल्विन। तो ये आर की स्टैंडर्ड वैल्यू है एसटीपी पे। ये वैल्यू आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ये आर की वैल्यू आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, 0.0821 ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। वो क्या? अगर हम ATM की जगह 760 मिलीमीटर मरकरी ले आएँ, 1 ATM में 760 मिलीमीटर मरकरी होते हैं, तो इसकी जगह मैं इसको 760 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मिलीमीटर मरकरी में हो जाएगा। बाकी एज इट इज़ रहेगा DM क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो ये जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 62.4 मिलीमीटर मरकरी। अच्छा, मिलीमीटर मरकरी की जगह हम टॉर भी लिख सकते हैं, 62.4 टॉर DM क्यूब पर मोल पर केल्विन। अच्छा, इस DM क्यूब को हम CM क्यूब में कर सकते हैं। CM क्यूब में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 DM क्यूब में 1000 CM क्यूब होते हैं, तो ये 62.4 इंटू 1000 टॉर CM क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 62400 टॉर CM क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो ये भी आर की वैल्यू है टॉर CM क्यूब में। अब हम आर की यूनिट्स देखेंगे SI में, यूनिट्स ऑफ आर इन SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में।
तो R की वैल्यू क्या है हमारे पास, R इज इक्वल्स टू PV ओवर NT। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है SI में, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर हमारे पास होगा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। SI में हमारे पास प्रेशर होगा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का SI यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास था डेसीमीटर क्यूब में, तो डेसीमीटर क्यूब से हमने जाना है क्यूबिक मीटर में। तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। तो वॉल्यूम आ जाएगा 0.022414 क्यूबिक मीटर। नंबर ऑफ मोल्स एज इट इज़ वही रहेंगे 1 मोल। टेम्परेचर भी वही रहेगा 273 केल्विन। अब ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। R इज इक्वल्स टू, प्रेशर है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है 0.022414 क्यूबिक मीटर, और नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 1 मोल, टेम्परेचर है 273 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू आएगी 8.314। ये न्यूटन एज इट इज़ आ जाएगा, और ये मीटर क्यूब है, और ये m-2 है। तो 3 - 2 ये हो जाएगा m⁻⁻1 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो न्यूटन मीटर है ये जाउल के इक्वल होता है। R इज इक्वल्स टू 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन। तो ये R की स्टैंडर्ड वैल्यू है SI में, ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन। अब जाउल एनर्जी का एक यूनिट है। जाउल किसका यूनिट है, एनर्जी का। एनर्जी का एक और यूनिट है कैलोरी। तो 1 कैलोरी में 4.18 जाउल्स होते हैं। तो हमने जाउल से कैलोरी में आना है, तो हम 4.18 से डिवाइड करेंगे। 8.314 को हम 4.18 से डिवाइड करेंगे तो ये कैलोरी में हो जाएगा, और इसका आंसर आता है 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये कैलोरी एनर्जी का यूनिट है, तो कैलोरी में इसकी वैल्यू है 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। जी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the smallest unit of energy? अल्फा ऑप्शन है जाउल, बीटा ऑप्शन है कैलोरी, चार्ली ऑप्शन है किलो कैलोरी, और डेल्टा है अर्ग्स। जी, इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है एनर्जी का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी? जी, आपको पता है कि 1 कैलोरी में 4.18 जाउल्स होते हैं, तो इसका मतलब कैलोरी बड़ा यूनिट है, और किलो कैलोरी इससे भी बड़ा हो जाएगा। और ये जो अर्ग्स है ना, अर्ग्स, 1 जाउल में 10⁻⁷ अर्ग्स होते हैं, मतलब अर्ग सबसे छोटा यूनिट है। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। अर्ग्स सबसे छोटा यूनिट है, 1 जाउल में 10⁻⁷ अर्ग्स होते हैं। अच्छा, अब हम आइडियल गैस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। PV इज इक्वल्स टू nRT। n क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास के। तो यहाँ पर हम PV इज इक्वल्स टू गिवन मास ओवर मोलर मास पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। मास इधर आ जाएगा और वॉल्यूम इधर आ जाएगा, मास इधर आ गया और वॉल्यूम इधर आ गया। तो ये जो मास ओवर वॉल्यूम है ये किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या बना, RT इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो D इज इक्वल्स टू PM ओवर RT। ठीक है, तो किसी भी आइडियल गैस की जो डेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है वो किसके इक्वल है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू PM ओवर RT, प्राइम मिनिस्टर ओवर RT।
तो इसका मतलब डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। अगर मोलर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा है, और डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी ज़्यादा है। टेम्परेचर कम होने से डेंसिटी ज़्यादा क्यों है? टेम्परेचर और डेंसिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो अगर टेम्परेचर कम है डेंसिटी ज़्यादा क्यों है? अगर टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम भी कम है, वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, हमने डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस तक पढ़ ली है। कल हम जो है इसका पढ़ेंगे नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। आइडियल और नॉन आइडियल में क्या डिफरेंस होता है, और वेंडर वाल्स इक्वेशन। कल हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर ये टाइम पे ख़त्म हो गया तो फिर हम लिक्विड्स को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अब थक गए हो है ना? बहुत पढ़ ली आपने केमिस्ट्री। आप कहते हो कब जान छूटेगी केमिस्ट्री से, पर इंशाल्लाह नहीं छूटेगी आपकी केमिस्ट्री से जान। मेडिकल में भी जाके जब आपने मेडिसिन्स पढ़नी है, जब आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, मेडिसिन्स के फार्मूलाज याद करने हैं आपने, तो तब बड़ा मज़ा आएगा। केमिस्ट्री से जान नहीं छुटनी आपकी। मेडिकल में भी आप पढ़ोगे इंशाल्लाह केमिस्ट्री। बोरिंग तो ये हमारे लिए होता है ना, बस इंटरेस्ट डेवलप करने की बात है। अगर आप इंटरेस्ट डेवलप कर लो, कॉन्सेप्ट्स अगर आ जाएं तो आसान हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। वैसे डॉक्टर्स की जो है ना बायोकेमिस्ट्री अच्छी नहीं होती। जितने मैंने बड़े डॉक्टर्स देखे हैं, किसी भी डॉक्टर की बायोकेमिस्ट्री अच्छी नहीं होती। वो केमिस्ट्री से दूर भागते हैं। वो कहते हैं मेडिसिन्स मेडिसिन्स नहीं, मतलब मेडिसिन्स का फार्मूला हमें याद नहीं है। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म के मेटाबॉलिज्म उनको समझ ही नहीं आती कि ये मेडिसिन बॉडी में जाके कैसे एक्ट करती है। तो ये सब्जेक्ट उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, आप लोग माशाल्लाह जीनियस हो। हो सकता है आप में से कोई एमबीबीएस करने के बाद दोबारा केमिस्ट्री में पीएचडी कर ले, तो आप डबल डॉक्टरेट हो जाएंगे फिर। एमबीबीएस डॉक्टर एंड डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन केमिस्ट्री। तो बस आपने अपने जहन में बिठाना है कि केमिस्ट्री आसान है, मुश्किल नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएगी। जी, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिएगा, और हमेशा दूसरों के काम काम आया करें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें। जब आप दूसरों के काम आसान करते हैं, जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो फिर अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। और यही मतलब अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए ही भेजा है। मतलब अल्लाह की मखलूक के लिए आपने क्या किया है। एजुकेशन को हम इसी तरह ही डिफ़ाइन करते हैं। एजुकेशन वो है जिससे मेरी सोसाइटी को फ़ायदा हो। मेरी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर उससे मैं सिर्फ सिर्फ मैं ही फ़ायदा हासिल कर रहा हूँ, तो वो एजुकेशन नहीं है। मेरी एजुकेशन वो है जिससे मेरी सोसाइटी को फ़ायदा हो, मेरे इर्द गिर्द लोगों को उससे फ़ायदा हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर इल्म हासिल कर लेते हैं तो उस पर सांप बन के बैठ जाते हैं।
और कहते हैं कि जो नॉलेज मुझे आता है ना वो किसी और को ना आए, इसलिए मैंने नहीं सिखाना। जो मुझे आता है बस वो मुझे ही आए, किसी और को ना आए। तो इस सोच को हमने ख़त्म करना है। जो आपको आता है वो दूसरों को सिखाओ। इल्म बांटने से ज़्यादा होता है, ठीक है, इल्म बांटने से ज़्यादा होता है। इल्म के ऊपर अगर आप सांप बन के बैठ जाते हैं तो वो इल्म ज़ाया हो जाता है। तो हमने जो एजुकेशन की जो असल रूह है, असल मकसद है, उसको फील करना है, उसको समझना है कि हमारी सोसाइटी को फ़ायदा होना चाहिए, हमारे पाकिस्तान को फ़ायदा होना चाहिए, हमारे इर्द गिर्द लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।